नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी जीएसटी की क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। ऑलरेडी जो मैं आपको करा चुका हूँ उसको रिपीट नहीं करूँगा टू सेव द टाइम, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जितना भी कर लिया है उसको एक बार दोबारा ज़रूर पढ़कर आइए। लेट्स अंडरस्टैंड जीएसटी। यहाँ से मैं आपको आज पढ़ाऊँगा और अगली 2 क्लासेस में आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको मिलेंगे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। तो वो भी आपको देना है हर चैप्टर के बाद। एक बार रिवीजन लगाएंगे, अपने स्टडी मटेरियल की रीडिंग करेंगे और फिर हमारे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, कैमरा पोजीशन। ओके, आई थिंक नाउ इट्स गुड। हाँ जी, लेट्स अंडरस्टैंड जीएसटी। जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल टू होल इंडिया एज पर सेक्शन 1 ऑफ जीएसटी एक्ट, दैट इज सीजीएसटी एक्ट। तो जब भी हम लोग सेक्शन नंबर की बात करेंगे, वो सेक्शन नंबर जीएसटी एक्ट में लिखे हैं, पर कौन से वाले जीएसटी एक्ट में? सीजीएसटी एक्ट में, या एसजीएसटी एक्ट में, या आईजीएसटी एक्ट में, या यूटीजीएसटी एक्ट में? तो उसका जवाब है दोस्तों, उसका जवाब है जनरली हम सीजीएसटी एक्ट की बात करते हैं और कई कई जगह पर हम आईजीएसटी एक्ट की बात करते हैं। जो एसजीएसटी है उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर स्टेट ने अपने अलग कानून बनाए हैं। हालांकि कानून में जो बातें लिखी है वो लगभग सेम ही है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर सप्लाई करी जा रही है या जहाँ पर गुड्स की या सर्विसेज की कंजम्पशन होगी, उस स्टेट को जीएसटी का रेवेन्यू जाएगा। ये सिंपल सा इसका फंडा होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। होल इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, यानी कि पूरा जो इंडिया है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सब पर ही जो है जीएसटी एप्लीकेबल होता है। वन नेशन वन टैक्स। और ये 1 जुलाई 2017 को आया था। 1 जुलाई हमारा सीए डे भी होता है, डॉक्टर्स डे भी होता है, और 1 जुलाई को ही जीएसटी भी आया था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपको याद रहना चाहिए। 2017 में आया था। यहाँ तक की तो बात हमें पता है। हाँ जी, मुझे मालूम है आपको यहाँ तक पता है, और मैं आपको अब आगे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, स्टेट यूनियन टेरिटरी जहाँ पर कंजम्पशन होती है वो जो है जीएसटी का रेवेन्यू अपने पास लेगी। बस इतना ही समझिएगा, इसके बाद इसको भूल जाइएगा, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी आने वाले पार्ट्स में। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इंडिया ने जो है डुअल जीएसटी का स्ट्रक्चर फॉलो करा है। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ यार। एक होता है सेंटर के पास, एक होता है स्टेट के पास, तो ये हो गया डुअल जीएसटी। अगर एक रेट लगती, एक ही लिखते हम जीएसटी @18% बिल पर चार्ज करते और वो गवर्नमेंट को जाता, तो वो सिंगल जीएसटी होता। यहाँ पे डुअल जीएसटी है, डुअल जीएसटी का स्ट्रक्चर है। आपका ये होमवर्क है, और मैंने आपको दिया था पिछली क्लास में कि जाइए एक बिल निकाल लिए बिग बाज़ार से या किसी बड़े मॉल से जहाँ पर आपको बिल की रसीद मिलती है, और उसमें देखिए कि जीएसटी में क्या लिखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीजीएसटी लगाती है ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई। वैल्यू का मीनिंग सेक्शन 15 में लिखा है, इसके लिए हम एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। उस चैप्टर में जो है हम लोग वैल्यू की बात करेंगे कि जीएसटी जो लगता है वो लगता है किसी वैल्यू पर, यानी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जीएसटी रेट से तो जीएसटी की अमाउंट निकल कर आएगी। अब ये वैल्यू क्या है, इसका एक सेपरेट चैप्टर है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। जीएसटी की रेट्स क्या है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगी, और ऐसे कर जो है जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीजीएसटी वैल्यू पर लगाती है इंटरेस्टेड सप्लाई के केस में, और जो रेट होगी वो 20% से एक्सीड नहीं करेगी, विच नीड्स टू बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब हो गया? ये जो जीएसटी है ये पे कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन। किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। भाई एक तो हमारा कस्टमर है, उसकी जेब से जीएसटी जा रहा है, पर गवर्नमेंट ने कस्टमर के लिए लॉ नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने उन टैक्सेबल पर्सन के लिए लॉ बनाया है जो जीएसटी में जिन्हें रजिस्टर कराना जरूरी है, और वो टैक्सेबल पर्सन होते हैं। उनके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है शकंजा कस दिया है, ऐसे होता है, शकंजा कस दिया है। गवर्नमेंट जो है वो इन टैक्सेबल पर्सन को बोलेगी कि भैया देखिए जब आप सप्लाई करेंगे तो आप हमें जीएसटी देंगे। अब ये व्यक्ति सामने वाले से कलेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसकी मर्जी है। करना चाहे तो कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा अगर कलेक्ट नहीं करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन कर कर कि जो प्राइस आपने चार्ज करी है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा, ऐसा मानकर आपको जीएसटी की रिवर्स कैलकुलेशन कर कर गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होगी। पर गवर्नमेंट ने लॉ आपके लिए बनाया है और वो आपसे ही जीएसटी का पैसा वसूल करेगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिख दिया है कि टैक्सेबल पर्सन से जो है जीएसटी वसूल किया जाएगा। और ये बात जो है सेक्शन नंबर 9 में भी लिखी हुई है ऑफ सीजीएसटी एक्ट
2017, वो सेम बात मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर ये लिखते हैं कि रेट जो है 20% से एक्सीड नहीं होगी CGST की, और सिमिलरली SGST की रेट भी 20% से एक्सीड नहीं होगी। ये अपर कैप लगा दी गई है। भले किसी प्रोडक्ट पर रेट 12% है, वो टोटल है 6, 18% है, 9% है, वो 40% है किसी पर, तो वो हो गया 20% 20% CGST, 20% SGST। वो हाईएस्ट रेट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा एक्ट में लिखा है। और अगर उसको बढ़ाना है तो पहले एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा और फिर जो है रेट बदल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो SGST लगाती है इंटर स्टेट सप्लाई पर। ये बात भी आपको पता है, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। जो आपका सेक्शन 9 है वो एक चार्जिंग सेक्शन है CGST एक्ट का, और चार्जिंग सेक्शन में लिखा होता है कि GST कब लगाने की लायबिलिटी आती है। सेक्शन 9 इज अ चार्जिंग सेक्शन। These union territory states have their own legislature. दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी और पौंडीचेरी, ये वैसे तो यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू कश्मीर डेफिनेटली एक स्टेट है, पर इसमें जो है इनका जो है एक सेपरेट लेजिस्लेचर है इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। और यहाँ पर जो है वो UTGST नहीं लगाते बल्कि SGST लगाते हैं इंटर स्टेट सप्लाई पर, विद इन सेम स्टेट सप्लाई पर। जो बाकी यूनियन टेरिटरीज है उसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती है आओ देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आपके यहाँ पर सिचुएटेड है। जैसे जैसे इंडिया बनेगा तो यहाँ पर कुछ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बने हुए हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ज्वालामुखी फुटते हैं यहाँ पर। लद्दाख, लद्दाख सबसे टॉप पर है। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये कुछ गुजरात के पास यहाँ पर है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। चंडीगढ़ सब लोगों को पता है, चंडीगढ़ यहाँ पर आता है कहीं पर दिल्ली के पास में। और बस यही जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये सारी यूनियन टेरिटरीज़ में जब सेम यूनियन टेरिटरी में सप्लाई होगी, यानी कि अगर लद्दाख की लद्दाख में सप्लाई होती है, या दमन दीव की दमन दीव के अंदर ही सप्लाई होती है, या फिर अंडमान निकोबार की अंडमान निकोबार के अंदर ही कोई सप्लाई होती है, एक व्यक्ति दूसरे को सप्लाई करता है, तो 1 लाख का अगर उन्होंने सप्लाई करा विद इन सेम यूनियन टेरिटरी और 18% का GST का रेट है, तो 9% होगा CGST और 9% होगा UTGST। ये जाएगा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को और ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। हालांकि वैसे भी यूनियन टेरिटरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, पर फिर भी जो ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है जो हमें याद करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बात तो समझ में हमें आ गई है। सर एक बात बताइए, अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर सप्लाई करता हूँ, चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार में सप्लाई करता हूँ, तो क्या लगेगा? तो लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई पर IGST। एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी में, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, ये होता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई पर जो है IGST लगता है। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर सर। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और हमें समझाइए। IGST के लिए भी जो है सेक्शन नंबर 15 में वैल्यू जो आती है, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे अलग चैप्टर में। उस वैल्यू पर IGST लगेगा अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो। दो ही तरीके की सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, विद इन सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, या इन डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। ये जो रेट्स हैं वो GST काउंसिल बताती है, उस रेट पर सप्लाई करी जाती है। ये जो IGST होगा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है डायरेक्टली पूरा का पूरा, और बाद में स्टेट को दे देती है जिसके हिस्से में आना चाहिए था। और ये कलेक्ट करती है टैक्सेबल पर्सन से। टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो इंसान जिसका GST में लाइबिलिटी बनता है, जिसको GST में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, GST कलेक्ट करना जरूरी है। ये टैक्सेबल पर्सन जो है सेक्शन 5 में भी ये बात लिखी हुई है IGST एक्ट के। और IGST की रेट जो होगी वो हमेशा ही CGST प्लस SGST की रेट का प्लस कर आती है। इम्पोर्टेड गुड्स पर भी IGST ही लेवी होता है, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होती है बल्कि ये इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है। वैसे तो इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं है एक तरह से, ये इम्पोर्ट है, बट यहाँ पर जो है IGST लगता है कस्टम ड्यूटी के साथ, क्योंकि इंपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसी का एक पार्ट होता है IGST, और वो लगता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम पर, CVD। दैट मीन्स हम उसे CVD बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं, पर उस पर IGST का जो रेट गिवन है वही लगता है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ओके, कोर्स में है, कोर्स में नहीं है, कस्टम ड्यूटी आपके कोर्स में नहीं है। हो सकता है CA CMA में हो, CA में नहीं है, CA इंटरमीडिएट में नहीं है। और वैसे भी हम GST की क्लासेस कर रहे हैं तो मैं आपको कस्टम ड्यूटी नहीं करवा रहा हूँ, तो फिर भी जो है एक्स्ट्रा बात जो है मैंने आपको बताई है। सेक्शन 5 जो चार्जिंग सेक्शन है IGST एक्ट का, उसमें बोला गया है कि IGST की मैक्सिमम रेट जो है वो 40% हो सकती है। और वैसे जनरली जो है IGST इंटीग्रेटेड GST जो है वो CGST प्लस SGST का मर्जर ही होता है।
अगर यहाँ पर 9% की रेट है, यहाँ 9% की रेट है, तो जहाँ IGST लगेगा वहाँ 9% का IGST नहीं लगेगा, वहाँ 18% का IGST लगेगा। यानी आपने दिल्ली में सप्लाई करा, वहाँ पर 9% लगता था उस पर्टिकुलर गुड्स पे, और वही गुड्स आपने दिल्ली से मुंबई सप्लाई कर दिए तो उस पर 18% का IGST लगेगा बस। और ये कहा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में जो है ये टैक्स जो है मुंबई वाली गवर्नमेंट को दे देगी, जो भी उसके पोर्शन में आना होगा। टू लेवी GST बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, क्योंकि एक्ट में लिखा जाएगा कि हम जो है पावर देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी पर या इस गुड्स पे, सर्विस पर जो है आप टैक्स लगा सकते हैं। तो एक्ट के तहत जो पावर आएगी उसके तहत गवर्नमेंट जो है आप पर जो है टैक्स वसूलेगी। तो यहाँ पर सेपरेट एक्ट बने हुए हैं। CGST एक्ट अलग बना है, UTGST एक्ट अलग बना है, और सभी स्टेट्स के अलग अलग SGST एक्ट बने हुए हैं, जिसमें सभी स्टेट के लेजिस्लेचर ने GST एक्ट को पास करा है अपनी अपनी स्टेट का, और उसमें सारी की सारी जो है प्रोविजंस को कंप्लाई करने की जो है मंजूरी दी है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में सप्लाई होता है। और इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करना। इंटर स्टेट सप्लाई क्या नहीं होता है ये हम पढ़ेंगे CGST एक्ट के सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 में गिवन है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या नहीं होता है। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स आर नॉट ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि ये दो चीज़ें जो है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होती है, और ये आपको पता होना चाहिए। सप्लाई में शॉर्ट में SS करके लिख देता हूँ ताकि जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, बार बार सप्लाई ना लिखना पड़े। सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर, इसको ज़रा समझेंगे। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, समझ गए। ये SEZ क्या होता है, इंडिया में कुछ जगहें फिक्स करी हुई है जिसमें SEZ यूनिट्स बनी हुई है, और कुछ उस SEZ यूनिट को डेवलप कर रहे हैं जी। वहाँ पर कोई खड़ी भी तो करेंगे इमारतें, वो है SEZ डेवलपर। SEZ का एरिया बना रहे हैं और उसमें जो यूनिट्स लगी है वो है SEZ की यूनिट्स। इनका मेन पर्पस होता है इंडिया के बाहर चीज़ों को एक्सपोर्ट करना, गुड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना। अगर आप इन एरियाज़ में या SEZ की यूनिट्स में आप चीज़ों को सप्लाई कर देते हैं तो उसे इक्विवेलेंट माना जाता है जैसे आपने एक्सपोर्ट ही किया हो, क्योंकि एक बार SEZ में आ गया तो वहाँ पर 100% क्या 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट ही होगी, क्योंकि SEZ का पर्पस ही एक्सपोर्ट करना है। तो इसीलिए जो सप्लाई है गुड्स की आप करते हैं टू या बाय SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर, यानी कि SEZ यूनिट को देते हैं, SEZ यूनिट आगे सप्लाई करती है एक्सपोर्ट के लिए। वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है। क्यों? अरे भैया दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, वो इंटर स्टेट कैसे हो सकता है? विद इन द सेम स्टेट होता है, विद इन सेम यूनियन टेरिटरी होता है, उसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं। और दूसरा है गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया अंटिल दे क्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, दैट इज कस्टम स्टेशन। तो पहली जो बात करी थी हमने SEZ यूनिट को देने की, ये SEZ यूनिट आगे किसी को दे रही है, ये SEZ डेवलपर को हम दे रहे हैं। उस केस में पता था कि वो आगे एक्सपोर्ट करेंगे, दैट मीन्स एक्सपोर्ट जो है वो एक इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। सिमिलरली इंपोर्ट भी जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। और इंपोर्ट का मतलब यही कि आप जो है कस्टम स्टेशन तक बाहर से सामान को लाते हैं, तो उसे हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं, यानी बाहर से आएगा कस्टम स्टेशन तक, इसका मतलब आपने इंपोर्ट करा। ये इंपोर्ट जो है वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच एम टू एक्सपोर्ट गुड्स। So supply to SEZ is treated as export and therefore it will not be regarded as intrastate supply. ये बात मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जब हम सप्लाई करते हैं SEZ यूनिट्स को या SEZ डेवलपर को, या SEZ यूनिट आगे कहीं सप्लाई कर ली, वो डेफिनेटली एक्सपोर्ट कर रही होती है। तो अगर वो सर्विसेज का कर रही है ऐसे, तो सर्विसेज का भी करेंगे तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट मतलब कि वो एक तरह से वो एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट जो है वो कभी भी जो है सेम स्टेट के विद इन नहीं हो सकता, वो तो आप कंट्री के ही दूसरी पार भेज रहे हैं। ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में लिखी है और ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है बात, राइट और रॉन्ग? तो आपको जो है सेक्शन नंबर ऐसे भी जो है याद करने हैं, जितने मैंने दिए हैं उतने तो याद करने ही हैं। अभी देखा जाए तो पीछे ना कुछ सेक्शन नंबर और आए थे, जैसे सेक्शन नंबर 15, ये बाद में भी आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, पर आपको पता होना चाहिए कि जिस वैल्यू पर GST लगता है वो वैल्यू निकालने का सेक्शन नंबर 15 है। और एक दो सेक्शन और भी यहाँ पर आए थे क्या, सेक्शन नंबर 9 भी आया था, वो एक चार्जिंग सेक्शन है CGST एक्ट का। और वहीं पर सेक्शन नंबर 5 अगर IGST एक्ट की बात करें तो उसमें वही बात जो है जो CGST एक्ट के सेक्शन 9 में लिखी है, वही बात
IGST के सेक्शन नंबर 5 में लिखी हुई है। तो हर एक्ट में नंबर चेंज हो सकते हैं, बातें सेम लिखी हुई है। अब बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 8 की, और जब भी नॉर्मल सेक्शन नंबर आएगा और एक्ट का रेफरेंस नहीं दे रखा तो हम सेंट्रल एक्ट को ही पढ़ रहे हैं जी, क्योंकि इंडिया है, पूरा कंट्री है, उसमें एक ही लॉ लगता है। उसी वाले एक्ट को जो है CA के या CS के या CMA के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। जो इंडिविजुअल स्टेट के एक्ट्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि बातें सब में सेम लिखी हुई है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट स्टेट में, या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है, सप्लाई होती है, उसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। ये जो बातें हैं कुछ IGST एक्ट में इसका और व्याख्या करी हुई है, 2017 में आया था। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बताया है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करना, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करना, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में करना, या किसी स्टेट से किसी यूनियन टेरिटरी में करना, यानी विद इन सेम स्टेट विद इन सेम यूनियन टेरिटरी अगर नहीं है तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, यदि गुड्स की आप सप्लाई कर रहे हैं तो। सब सेक्शन 2 बोलता है सेक्शन नंबर 7 का, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ क्लियरली लिख दिया है, जो ऊपर हम बात कर रहे थे इंपोर्ट की, वहाँ पर यह बताया था कि इंपोर्ट को हम इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे, विद इन सेम स्टेट नहीं मानेंगे, विद इन सेम यूनियन टेरिटरी सप्लाई ऐसा नहीं मानेंगे, तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई का दर्जा देंगे। और सिमिलरली इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में लिखा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 4 बताता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब होगी इंडिया की टेरिटरी में, तो जैसे गुड्स का हुआ था वैसे ही सर्विसेज का भी इंपोर्ट अगर होता है तो उसे भी हम इंटर स्टेट बोलेंगे, ना कि इंट्रा स्टेट। कॉमन सेंस से आपको पता होना चाहिए। ये जो इंपोर्ट होता है इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी के कई कंपोनेंट्स होते हैं कस्टम ड्यूटी के, उसमें काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी एक कंपोनेंट होता है। वो काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी जो है IGST के बराबर लगता है। हालांकि जब हम इंपोर्ट करते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी के सारे ब्रेकअप दे रखे होते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, काफ़ी सारे और चार्जेस और चीज़ें लिखी होती है। बट वहाँ पर जो है जब हम प्लस करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो आपको पता है कि आपने इंपोर्ट करी है तो इंपोर्ट इज अ काइंड ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, तो वहाँ पर IGST लगना चाहिए, पर वहाँ IGST नहीं लिखते, CVD लिखते हैं, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। रेट सेम ही होती है IGST की, तो IGST की जगह वहाँ पर उसका रिप्लेसमेंट काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगता है इंपोर्ट करने पर। बात एक ही है। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 में क्लियरली एक बात लिख दी गई है कि ये जो नीचे 3 चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये हमेशा ही इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा गुड्स का या सर्विस का। जिसमें पहला पार्ट है एक्सपोर्ट का। आप हमारी कंट्री इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंटर स्टेट नहीं हो सकता, विद इन सेम स्टेट विद इन सेम यूनियन टेरिटरी नहीं हो सकता, उसे हम इंटर स्टेट बोलेंगे। दूसरा है सप्लाई टू SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर, और सप्लाई बाय SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर। इसे हमेशा हम डीम्ड एक्सपोर्ट या डीम्ड इंपोर्ट बोलते हैं। यानी अगर हम SEZ यूनिट को या डेवलपर को सप्लाई कर रहे हैं तो भले ही हमने एक्सपोर्ट ना करा हो, हम मानते हैं कि हमने एक्सपोर्ट ही कर लिया, और सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि एक बार SEZ यूनिट या डेवलपर ऑफ SEZ के पास कोई सामान चले गया, वहाँ से वो एक्सपोर्ट ही होता है, ये एक्सपोर्ट के काम के लिए यूज़ होता है। और यदि SEZ यूनिट ने कुछ सप्लाई कर दिया बाहर, SEZ डेवलपर ने कुछ सप्लाई कर दिया, तो उसको हमेशा ही इम्पोर्ट बोला जाएगा। यानी कि ये जो एरियाज हैं SEZ के, ये तो हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इसके बाहर का जो एरिया हो गया डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, जिसको ऐसे बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, DTA। अगर यहाँ से अंदर भेजोगे तो एक्सपोर्ट हो गया, भले इंडिया के अंदर ये यूनिट हो, और इसके बाहर भेजोगे तो वो इंपोर्ट हो गया। ये बताया गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है और कहीं पर भी कवर्ड नहीं है। अगर मान लो ऐसा कुछ आ गया जहाँ पर वो इंट्रा स्टेट में क्लासीफाई नहीं हो रही है, जैसा कि मेरे पास अभी एग्जांपल है नहीं, आप पूछेंगे कैसा एग्जांपल है जो इंट्रा स्टेट में क्लासीफाई नहीं हो रही है और कहीं पे उसका जिक्र भी नहीं करा हुआ है, अगर ऐसी सिचुएशन आई भी तो उसको भी कवर करने के लिए लिख दिया गया है कि बाई चांस किसी ने ऐसा कुछ ढूंढ लिया कि भैया देखो ये चीज़ इंट्रा स्टेट नहीं हो सकती है, और स्पेसिफिकली उसको कवर भी नहीं करा हुआ है पूरे एक्ट में कहीं पर उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो भी इंटर स्टेट मानी जाएगी। तो आप टैक्स से नहीं बच सकते हैं, इंट्रा होगा या इंटर होगा, कहीं ना कहीं तो टैक्स लगेगा। इंटर स्टेट पर जो है आपका IGST लगेगा। यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। IGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसे जो है बाद में अपोर्शन कर देती है सेंटर और स्टेट के बीच में। एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। वैसे देखा जाए, जब मेरे हिसाब से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्टेट्स को कंपनसेट करेंगे अगले 5 साल तक, उसके लिए कंपनसेशन सेस भी लगाया था,
जीएसटी को और सिंप्लीफाई कर देना चाहिए था, जीएसटी को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए था। पूरी कंट्री पे सिर्फ एक जीएसटी लगता, एक पर्टिकुलर रेट लगती एक गुड्स पे या एक सर्विस पे, उसके बाद सेंटर जो है अपने आप जो है स्टेट को जो है बांट देता। ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा इसलिए नहीं करा गया क्योंकि सेंटर से स्टेट में आने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो स्टेट बौखला जाती है, उसके पास पैसे की कमी होती है। इसके लिए इसको डुअल जीएसटी का स्ट्रक्चर रखा गया है कि भैया कुछ पोर्शन तो आप ही की सेम स्टेट में जो बिक रहा है उस पर जो एसजीएसटी का पोर्शन 50% पोर्शन है टैक्स का, वो आप डायरेक्टली आपके अकाउंट में जा रहा है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है। और जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल हो रही है वहाँ पर आईजीएसटी लग रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले तो जाएगा, बाद में अपोर्शन हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। डायरेक्टली सेंटर के पास जाता फिर उसे एलोकेट करना पड़ता है स्टेट्स में, तो इनके मैकेनिज्म इतने ढीले हैं कि इन्होंने काम कर नहीं पाएंगे और स्टेट बाद में बौखला जाएगी, सिस्टम वर्क नहीं करेगा। इसीलिए जो है डुअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा। आज जो हमने अभी तक पढ़ा ये ज़्यादातर थ्योरी एस्पेक्ट था, थ्योरी पार्ट था कि भैया कौन सा चार्जिंग सेक्शन है, कौन से सेक्शन में वैल्यू ऑफ सप्लाई का जिक्र करा हुआ है जिस पे जीएसटी लगता है, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, मैक्सिमम रेट किस पर जीएसटी हम चार्ज कर सकते हैं, इंटर और इंटर का मतलब एक्चुअली में टेक्निकली डेफिनेशन में कहाँ लिखा हुआ है, वो सारी बातें हमने जानी है। अब जो है हम एक्चुअली में एग्जाम्पल इसका करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल के बाद आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका जीएसटी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरी पार्ट हो चुका है, प्रैक्टिकल शुरू हो गया है। यू हैव टू लर्न बोथ द एस्पेक्ट्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। मिस्टर ए रोहिणी दिल्ली में रहते हैं जहाँ पर मैं रहता हूँ, सेल करते हैं गुड्स वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर बी जो कि लक्ष्मी नगर में रहते हैं। तो दिल्ली की दिल्ली में सप्लाई हो रही है। मिस्टर बी जो है उसमें अपना मुनाफा जोड़ते हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई 20,000 में सामान खरीदा है तो मैं आगे कस्टमर को 20,000 में नहीं बेचूंगा। अगर मुझे सेम ही चीज़ बेचनी है तो भी ज़्यादा रुपये पर बेचूंगा अपना मुनाफा जोड़कर। तो वो 5,000 का वैल्यू एडिशन करते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं और उसको बेचते हैं मिस्टर सी को जो कि करोल बाग में है, फिर से वो दिल्ली के अंदर ही है। यहाँ पर जीएसटी की रेट जो है 18% दे रखी है। इसका मतलब कि सी जीएसटी 9% होगा और एस जीएसटी 9% होगा विद इन सेम स्टेट या विद इन सेम यूनियन टेरिटरी। वैसे तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है पर इसका स्टेट लेजिस्लेचर है, इस वजह से यहाँ पर भी एस जीएसटी लगता है, ना कि यूटी जीएसटी लगता है। तो इस केस में क्या होगा, 20,000 रुपीज़ की वैल्यू ऑफ सप्लाई है जो आपको निकाल कर दी है। आप इसमें जीएसटी जोड़ेंगे, सी जीएसटी और एस जीएसटी, और इतना प्राइस जो है मिस्टर बी से आप चार्ज करेंगे 23,600। अब मिस्टर बी क्या करेंगे, क्योंकि मिस्टर बी को पता है मैं इस अमाउंट का तो क्रेडिट ले सकता हूँ, बेनिफिट ले सकता हूँ, तो इससे वो अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड रूल है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो, अकाउंटेंसी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जो भी एसेट परचेज कर रहे हैं उस पर जीएसटी पे कर रहे हैं, अगर उस जीएसटी का आपको क्रेडिट मिलेगा तो जिस भी चीज़ का क्रेडिट या बेनिफिट मिल सकता है उसे आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति ने खरीदा है जो कि मिस्टर बी है, वो क्या करेंगे, वो इसमें अपना मुनाफा जोड़ेंगे 20,000 रुपये में, अपना 5,000 का मुनाफा जोड़ेंगे और 25,000 रुपये में जीएसटी लगाकर आगे सप्लाई करेंगे, यानी 9%। अगर सामान सेम है तो सामान पर जीएसटी की रेट भी सेम होगी। यदि वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर बेचते तो हो सकता है कि प्रोडक्ट चेंज हो जाता, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट कुछ और बनता, उस पर अलग जीएसटी की रेट होती, तो वो अलग रेट पर चार्ज करते। किसी और अन्य यूनियन टेरिटरी या स्टेट में सप्लाई करते तो आईजीएसटी चार्ज करते। उन्होंने जो है सेम ही प्रोडक्ट में आगे वैल्यू एडिशन करी है और आगे बेच दिया है, तो यहाँ पर वो सी जीएसटी एस जीएसटी चार्ज करेंगे और 99% से ही करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, और इतना प्राइस जो है वो सी से चार्ज करेंगे 29,500। यहाँ तक की बात क्लियर है आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिस्टर ए है उन्होंने 1800 रुपये कलेक्ट करे, और ये जो 1800 कलेक्ट करे हैं इसमें सी जीएसटी का पोर्शन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा कराएंगे और एस जीएसटी का पोर्शन जो इन्होंने कलेक्ट करा है वो अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के खाते में जो जमा कराएंगे। दिल्ली डेफिनेटली एक यूनियन टेरिटरी है बट इसका स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए यहाँ पर यूटी जीएसटी की जगह हम एस जीएसटी लिखते हैं और एस जीएसटी चार्ज होता है। तो चार्ज क्या हो रहा है, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, चार्ज तो जीएसटी हो रहा है, चार्ज तो जीएसटी ही है, उसके कंपोनेंट अलग अलग कर दिए भैया, कितना पोर्शन स्टेट को जाएगा, कितना सेंटर को जाएगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी तो फिर उसे हम कुछ और नामकरण से पुकारेंगे, है वो सभी जीएसटी, बट क्लासीफाई अलग अलग कर दिया है सिर्फ। अब जो मिस्टर बी है वो पूरा गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, वो कहेंगे भैया देखो सी जीएसटी जो है 2250 का पेबल है मुझे, जो मैंने अपने कस्टमर से कलेक्ट करा है, चार्ज करा है, माइनस 1800 रुपये में ऑलरेडी पे कर चुका था जब ये सामान मैंने खरीदा था, और वो जिस व्यक्ति को मैंने पे करा था उसने गवर्नमेंट के खाते में पैसे जमा करा दिए होंगे, इसका मैं क्रेडिट ले रहा हूँ। पहले मैंने अपनी जेब से पे करे थे मिस्टर ए को, वो गवर्नमेंट के पास चले गए,
जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। अब मैं आगे जब कलेक्ट करूँगा तो माइनस कर लूँगा, इतना मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बैलेंस गवर्नमेंट को और जमा करा दूंगा, वो निकल कर है 450। सिमिलरली SGST के केस में भी 2250 रुपीज़ में कलेक्ट करूँगा अपने कस्टमर से, माइनस करूँगा 1800 में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, और 450 रुपीज़ जो है मैं स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू अर्न करा? वैसे देखा जाए तो फाइनल कस्टमर को मान लेते हैं कि जो मिस्टर सी हैं वो फाइनल कस्टमर हैं, वो इसको कंज्यूम करने वाले हैं और आगे के इससे GST कलेक्ट नहीं करेंगे। इस केस में जो है मिस्टर सी ने 2250 CGST दिया, 2250 SGST दिया। गवर्नमेंट को यही मिला है, गवर्नमेंट को इतना ही GST मिला है, बट कैसे मिला है? 1800 पहले मिल गया और 450 बाद में मिल गया, टोटल 2250। 1800 पहले मिल गया, 450 बाद में मिल गया, टोटल 2250। तो गवर्नमेंट को टोटल उतना ही मिलता है जितना फाइनल कस्टमर से कलेक्ट करा जाता है, पर जिसने कलेक्ट करा है वो पूरा गवर्नमेंट को पे नहीं करता, वो सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन के पोर्शन पर जो उसने कलेक्ट करा है वो पे करता है। बाकी तो जब उसने खरीदा था तब ऑलरेडी पे कर चुका था, तो उसका उसे क्रेडिट मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। ये क्रेडिट सिस्टम होता है, इससे जो है सामने वाले को ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि क्रेडिट मिलने वाला है। इसके लिए वो उस पर्टिकुलर GST के पोर्शन को कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनाता है, इससे इन्फ्लेशन इतनी नहीं बढ़ती है। और जो उसने उसमें एडिशन करी है, वैल्यू एडिशन, प्रॉफिट जोड़ा है, ये कुछ मॉडिफिकेशन करा है, उसकी भी कॉस्ट जोड़ी है, उसके बाद जो वो GST चार्ज करता है ना, उसमें से भी वो माइनस कर लेता है जितना GST वो ऑलरेडी पे कर चुका है इनपुट के टाइम। ये पूरा मैकेनिज्म अगर समझ में आएगा तो GST की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और अगर ये GST का मैकेनिज्म नहीं समझ आया कि इंटरेस्ट रेट पे क्या चार्ज होता है या इंटरेस्ट रेट पे क्या चार्ज होता है, या उसका क्रेडिट कैसे एडजस्ट होता है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर GST का कॉन्सेप्ट ना अधूरा रह जाएगा। जैसे इनकम टैक्स में टोटल इनकम होता है ना, सबको ऐड करो, ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, डिडक्शन लो, टोटल इनकम आएगी, कुछ एग्जेम्पशंस वगैरह भी मिलती है। सेम GST का एक मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म में अगर ये ढांचा नहीं समझ में आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको 1 या 2 बार देखें, बुक की 2-3 बार रीडिंग लगाएं और चीज़ों को समझें। इट्स वेरी वेरी सिंपल।